बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिल्दा ताबा मॉडल। हिल्दा ताबा मॉडल क्या है? एक एजुकेटर, आप कह सकते हैं एजुकेटर थी हिल्दा ताबा। उन्होंने इस मॉडल को डेवलप किया और उसके बाद ये मॉडल उनके नाम से जाना जाता है, हिल्दा ताबा मॉडल। हिल्दा ताबा मॉडल को ग्रास रूट मॉडल भी कहा जाता है। ग्रास रूट मॉडल, ग्रास रूट मॉडल इसलिए कहा जाता है कि ये जो करिकुलम है, करिकुलम को डेवलप करने के लिए ये मॉडल बुनियादी हैसियत रखता है। इसको इस्तेमाल करते हुए इसके मुताबिक करिकुलम को डेवलप किया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है ग्रास रूट मॉडल या फिर हिल्दा ताबा मॉडल, इसलिए कि ये हिल्दा ताबा ने डेवलप किया। हिल्दा ताबा 1902 में पैदा हुई और 1967 में फौत हो गई। हिल्दा ताबा एक आर्किटेक्ट भी थी, एक एजुकेटर भी थी, करिकुलम रिफॉर्मर भी थी, बट उन्होंने जिस फील्ड में सबसे ज्यादा नाम कमाया वो है करिकुलम की फील्ड। करिकुलम की फील्ड में इन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमाया और इनका मॉडल बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। आज भी इनका मॉडल बहुत ज़्यादा फेमस है और इनके मॉडल को 7 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 7 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। उन 7 स्टेजेस को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हिल्दा ताबा की थिंकिंग क्या थी। जो हिल्दा ताबा की थिंकिंग थी, हिल्दा ताबा का मानना है कि जब करिकुलम डेवलप किया जा रहा हो तो उसमें एक डेफिनेट आर्डर होना चाहिए, फिर उसके बाद स्टेप्स होने चाहिए, उसमें बेतरतीबी ना हो। मसलन करिकुलम किस तरह का हो? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, आसान फिर उससे मुश्किल, फिर लास्ट में करते करते जो डिफिकल्ट चीजें हैं वो लास्ट पे जाए। उसके बाद इनका मानना था कि जो टीचर है वो क्लासरूम में स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, उनके बिहेवियर को समझता है, उनकी नीड्स को समझता है, उनकी इंटरेस्ट को समझता है। तो जब करिकुलम को डेवलप किया जा रहा हो तो टीचर की पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। ये थी हिल्दा ताबा की थिंकिंग। अब ग्रास रूट जो मॉडल है, ग्रास रूट मॉडल को हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल। डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल। अब डिसेंट्रलाइज क्या है और सेंट्रलाइजेशन क्या है? पहले वर्ल्ड सेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रही थी। मसलन कि किसी एक बंदे के पास कंट्रोल होता था, वो तमाम लोगों को, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को वो कंट्रोल करता था। बट अब क्या हो गया है? अब वापस जो वर्ल्ड है हमारी वो डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ आ रही है। मसलन जब एक टीचर है तो वो छोटे लेवल पे है तो उसकी भी कोई जिम्मेदारियां हैं, वो भी डिसीजन कर सकता है, डिसीजन मेकिंग पावर उसके पास भी है, उसके कंट्रोल में भी कुछ ना कुछ है। इसका मतलब यह हुआ कि टीचर के कंट्रोल में भी कुछ है, इस तरह सेक्रेटरी के कंट्रोल में भी कुछ है, हेड टीचर के कंट्रोल में भी कुछ है, एईओ, डीडीओ, ये तमाम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और अपनी जगह ये डिसीजन भी बना सकते हैं, डिसीजन भी ले सकते हैं। अब करिकुलम के हिल्दा ताबा मॉडल के जो स्टेजेस हैं उनकी तरफ हम आते हैं। जो सबसे पहला स्टेज है डायग्नोसिस। नीड्स, डायग्नोसिस नीड्स कौन सी हैं? हमने नीड्स को फाइंड करना है, स्टूडेंट्स की नीड्स को तलाश करना है। जो हम तालीम दे रहे हैं उसका हमारे कल्चर पर क्या असर पड़ रहा है, उसका हमारे मुल्क पर क्या असर पड़ रहा है। स्टूडेंट्स की नीड्स, स्टूडेंट्स की माशी नीड्स, कंट्री नीड्स, कल्चरल नीड्स, हमारे मजहब की जो नीड्स हैं, क्या ये ज़रूरतें पूरी हो रही या नहीं, और उन नीड्स को हमने फाइंड करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है, इसके बाद एक तरतीब से दूसरा स्टेज आता है, उसका नाम है फॉर्मुलेशन। ऑफ ऑब्जेक्टिव। जब हमें नीड्स का पता चल जाता है फर्स्ट स्टेप में, तो दूसरे स्टेप में हम अपने मकासद तय करते हैं कि हमारा जो मजहब है उसकी क्या ज़रूरतें हैं, हमारे कंट्री की क्या ज़रूरत है, हमारे
हमारी माशी क्या ज़रूरतें हैं, उन तमाम ज़रूरतों को, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं ताकि हमारी नीड्स फुलफिल हों। उसके बाद इस स्टेप के बाद आते हैं सीधा तीसरे स्टेप में, उसका नाम है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। सिलेक्शन ऑफ कंटेंट में हमने करिकुलम में देखना है कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको हमने करिकुलम में शामिल करना है, सिलेक्ट करना है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको हमने सिलेक्ट नहीं करना। इसके बाद आते हैं स्टेज नंबर 4 पे। स्टेज नंबर 4 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट में हमने क्या करना होता है, कंटेंट तो हमने सिलेक्ट कर दिया और उसके बाद इस स्टेप में हमने उस कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना होता है। कैसे? हमने यहां करना होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। बेसिक चीजें पहले रखें, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, फिर उससे कॉम्प्लेक्स, फिर उससे कॉम्प्लेक्स, स्टेप बाय स्टेप आप उसको तरतीब दें, उसको ऑर्गेनाइज करें ताकि बच्चों को इजीली चीजें समझ आ जाएं। उसके बाद है नंबर 5। इस स्टेप के बाद सीधे आते हैं नंबर 5 पे, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्टिविटी। सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज क्या है? जिस तरह हमने कंटेंट को सिलेक्ट किया, इसी तरह हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज को सिलेक्ट करेंगे और उन एक्टिविटीज की वजह से बच्चों में दिलचस्पी बढ़ जाएगी और उनकी लर्निंग अच्छे से होगी। मसलन आप मुख्तलिफ चार्ट्स की मदद से बच्चों को लर्न करवा सकते हैं। आप बच्चों को मुख्तलिफ डायग्राम्स की मदद से उनको लर्न करवा सकते हैं, या फिर साइंस की बुक्स में मुख्तलिफ तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं। उस एक्टिविटीज़ में जब बच्चे शामिल होंगे तो उनकी वजह से बच्चों में क्या होगा, दिलचस्पी बढ़ेगी और उनकी लर्निंग अच्छी होगी। इसके बाद नंबर 6 जो स्टेज है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटी सेम उसी तरह है जिस तरह हमने ऑर्गेनाइज किया कंटेंट को। हमने एक्टिविटीज को पहले सिलेक्ट कर दिया और सिलेक्शन के बाद उसको ऑर्गेनाइज करना है। कैसे ऑर्गेनाइज करना है कि कौन सी एक्टिविटी पहले आ सकती है, कौन सी बाद में आएगी, कौन सी इंपॉर्टेंट है और कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम रिमूव कर देंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसको शामिल कर देंगे और उनको एक तरतीब के साथ रखेंगे करिकुलम में। इसके बाद आखिरी और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है वो है इवैल्यूएशन। इसके बाद हम आएंगे सीधे इवैल्यूएशन पर। आपने जो करिकुलम बनाया उसकी इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है कि जो स्टूडेंट्स की नीड्स थी वो पूरी हुई, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमने अचीव किए या नहीं किए। और ये इवैल्यूएशन ही बताएगा कि हमारा करिकुलम कैसा है, वो अच्छा है या नहीं है। जिस तरह आप एक चैप्टर पढ़ाते हैं तो चैप्टर के लास्ट में जब एक एक्सरसाइज होती है तो एक्सरसाइज हल करने के बाद स्टूडेंट्स जब हल करते हैं तो इस बात का अंदाजा लगाया जाता है कि स्टूडेंट्स को जो पीछे वाला चैप्टर है वो कितना तैयार हुआ, उनको उसकी कितनी समझ आई। और इवैल्यूएशन प्रोसेस में ये 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सी इवैल्यूएशन 3 तरह की होती है करिकुलम में? सबसे पहले होती है फॉर्मेटिव, उसके बाद डायग्नोस करना होता है कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं उसमें, उसके बाद समेटिव इवैल्यूएशन होती है। ये 3 तरह की इवैल्यूएशन करने के बाद हम चेक कर सकते हैं कि हमारा करिकुलम जो है वो कहाँ जा रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है, वो अच्छा है या नहीं है। तो फिर उसमें जो हमने एरर्स डायग्नोस किए, जो हमने प्रॉब्लम्स डायग्नोस की, उसको हम रिमूव करते हैं। ये हिल्दा तबा का मॉडल था, शॉर्ट सी वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
उसमें हम डिस्कस करेंगे, किसी दूसरे टॉपिक पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।